नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मंदिर की क्लासेस अपनी पूरी हो चुकी है और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्ग वैसे ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं, राजा की राज परिवार की सुरक्षा होती है, राजा का निवास होता है और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अपन कोशिश करेंगे इसको व्यवस्थित रूप से एक एक चीज को समझें और बेहतरीन तरीके से समझें। 4-5 क्लासेस लगेगी इसमें भी। और मारवाड़ी में कह दूं, हालांकि शब्द तो मराठी भाषा को है, गायकोन करा, यानी उतावल नहीं करेंगे। अपन व्यवस्थित तरीके से इसको पढ़ेंगे और जहां जहां जो चीजें समझनी है वो समझेंगे। हालांकि इसमें दुर्ग में कई सारे मंदिर भी आते हैं आपके, लेकिन मंदिर वाला टॉपिक अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से समझा है। ठीक है, तो मंदिर वाला देखो अपन समझ चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे मंदिर ही पढ़ लिए, प्रमुख प्रमुख मंदिर पढ़े, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं। और वैसे तो हर गांव में हर गली में मंदिर है, तो सभी नहीं पढ़े जा सकते और सभी को पढ़ने जाएंगे तो बहुत 1-2 महीने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था उसको लेकर चले हैं। और अब अपन शुरू कर रहे हैं दुर्ग। बात पहला कौन करा ज्यादा, क्योंकि माय मैटर खूब है आज पढ़नो। ठीक है, चलिए अब आपको दुर्ग की तरफ ले जाता हूं। सबसे पहले साथियों ये ध्यान रखना कि दुर्ग एक ऐसी स्थापत्य कला है का नमूना है जो राज परिवार और राजा की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था। वहीं से मतलब सारा संचालन सब कह सकते हो आप होता था। इसके अलावा मतलब दुर्ग में आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर कई दुर्ग तो ऐसे थे जो आवासीय थे, अंदर पब्लिक रहती थी। ठीक है ना, जिसमें चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, और दूसरे नंबर का जैसलमेर वाला सोनारगढ़, वो भी एक लिविंग फोर्ट, बहुत बड़ा लिविंग फोर्ट। ठीक है, दूसरे नंबर वाला जैसलमेर। तो ऐसे भी दुर्ग हुए, विशाल दुर्ग हुए, जिनको अपन व्यवस्थित पढ़ेंगे। जब दुर्गों को पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज निकल के आती है कि दुर्ग कितने प्रकार के हैं। तो दुर्गों के प्रकार में भी अलग अलग वर्गीकरण दिया है, जिसमें सबसे पहले यदि बात करें अपन कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, कौन है कौटिल्य? कौटिल्य मैंने फर्स्ट ग्रेड की जब क्लासेस पढ़ाई थी तो मौर्य काल वाले में उसमें बेहतरीन तरीके से कौटिल्य को बताया, क्यों इसे कौटिल्य कहा गया, क्यों इसे चाणक्य कहा गया, ये सारे बताए। इसके दादा के नाम के कारण, इसके पापा के नाम के कारण, यानी पिताजी के नाम के कारण, ये सारे चीजें बताई। विष्णुगुप्त इसका ओरिजिनल नाम था, नंद वंश का नाश इसने किया, चंद्रगुप्त को शासक बनाने के पीछे इसकी भूमिका थी। तो ये जो अपन ने व्यवस्थित तरीके से उसमें पढ़ा था, हालांकि सेकंड ग्रेड वाले कई विद्यार्थियों ने नहीं देखी होगी, उसमें भी बेहतरीन तरीके से उनको समझाया था। तो उसने एक ग्रंथ लिखा था, अर्थशास्त्र। कौटिल्य का ग्रंथ कौन सा था? कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। नाम से ऐसे लगता है जैसे कोई आर्थिक विषय पर लिखा हो गया हो, लेकिन इसकी मुख्य जो विषय या वस्तु इस कह सकते हैं अपन, विषय वस्तु जो थी वो इसकी थी आपके राजनीति पर लिखित ये ग्रंथ था। सारी डिटेल उसमें कराई थी। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्ग जो है वो 4 प्रकार के हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? इसमें देखो अक्षर गिनते हैं अपन, 1, 2, 3 और 4। आधे अक्षर छोड़ दो, पूरे देखो तो कितने हैं? 4 है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कितने अक्षर है? 4 है। तो 4 अक्षर है, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। वो याद रखना तरीको है कि क्या याद रखा, क्यों कि गुरुजी मन तो यूं ही याद हो जाए। अरे बढ़िया, इनू बढ़िया के बात हो सके, यूं ही याद हो जाए तो के बात हो सके। लेकिन जब पूरा सिलेबस कवर होगा ना, फिर ये यूं ही याद हो जाए वाली बात याद को ना है कि अब तो गुरुजी सब मिक्स हो रहा है, कैसे करें। तब ये आपके लिए ट्रिक्स जो है वो तारनहार बनेगी आपके लिए, और स्थायी ज्यादा समय तक याद रखने के लिए ट्रिक्स को याद किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के हैं, जिसमें से सबसे पहला आप कह सकते हो औद्रक भी कह सकते हो, औदूक भी कह सकते हो। ये एक्चुअली होता क्या है? ये जल दुर्ग होता है एक तरह का। या तो किसी नदी के संगम पर होता है, या दो नदियों के संगम पे हो सकता है, या किसी एक नदी के किनारे भी हो सकता है। जैसे गागरोन का दुर्ग है, आपके भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। इस तरीके के दुर्ग औद्रक दुर्ग, जल दुर्ग के अंदर आ जाते हैं। हालांकि दुर्ग जो है व्यवस्थित अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें वापस आएगी। दूसरी तरह के जो आए वो पार्वत कह सकते हो या पर्वत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पर्वत। अब इसमें क्या होता है? गिरी का मतलब भी पर्वत ही है, यानी किसी पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग होते हैं। और अधिकांश दुर्ग यदि देखोगे तो गिरी दुर्ग यानी पर्वत दुर्ग होंगे, किसी न किसी पहाड़ी पर बनाए जाएंगे। पहाड़ी पर क्यों बनाते थे?
वो भी आपको पता है कि सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी पर मतलब सीधा तो कोई, देखो जमीन माधव है तो कोई भी हमला कर सके सीधो ही, ठीक। और पहाड़ी पर है तो उसे दुर्गम रास्ते वगैरह, और पहाड़ी का एक बेनिफिट ये भी होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ हमला करना और देखना बहुत आसान होता है, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ हमला करना और वो उनके लिए कठिनाई होती है। तो पहाड़ी वाले दुर्गों को ये फायदा होता था। तो ये पार्वत कह सकते हो, गिरि दुर्ग कह सकते हो, ठीक है। तीसरी तरह के जो है वो धानवन दुर्ग है। धानवन यानी ध और ध से दोरा, ठीक है, धऊ कहीं में दोरा, यानी कि ये मरुस्थल पे बने हुए होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? मरुस्थल होगा, धोरे होंगे, धरियन होंगे, ये इस तरीके के मतलब जो दुर्ग होंगे वो प्लेन भूमि पर होंगे, लेकिन आसपास जो है वो परिस्थितियां ऐसी होगी जो रेगिस्तान टाइप की मरुस्थली परिस्थितियां होगी। तो ऐसे दुर्ग आपके धानवन दुर्ग कहलाते हैं। फिर आते हैं आपके वन दुर्ग। वन दुर्ग जो है घने जंगल के अंदर होते हैं, आसपास बहुत सारे वृक्ष वगैरह, पूरे घने दुर्गम रास्ता होता है उनका भी, तो ये आ जाते हैं वन दुर्ग के अंदर। अब कौटिल्य ने जो दुर्ग बताए हैं साथियों, उसके अंदर सबसे बेस्ट यानी कि कौटिल्य के अनुसार जो सबसे बढ़िया दुर्ग है वो है गिरि दुर्ग या पार्वत दुर्ग या पर्वत दुर्ग आप कह सकते हो। और क्यों बेस्ट है उसका कारण भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं दुर्गों के प्रकार में शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति में आया है न, तो न आया है तो इसका मतलब क्या है, ये कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं, ठीक है। शुक्र नीति, नीति से न याद रखना, और 9 प्रकार के बताए हैं इसने। इसमें से ये एक तो आ गया सबसे पहला औदक दुर्ग ही है, ठीक है, यानी जल दुर्ग आ गया इसके अंदर। फिर ये गिरि दुर्ग ये भी बता दिया आपको, धानवन दुर्ग ये भी मैंने बता दिया आपको, और वन दुर्ग ये भी बता दिया। तो 4 तो है आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए वो ही है। इसके अलावा कौन से है वो ध्यान रखना है। एरन दुर्ग, एरन दुर्ग में क्या होता था साथियों कि एरन दुर्ग में आसपास कोई खाई भी होती थी, कंकड़ पत्थर और कंटीली झाड़ियां वगैरह इन सब से घिरा हुआ जो दुर्ग होता था वो एरन दुर्ग के अंदर आता था, ठीक है। फिर देखो पारिक दुर्ग, पारिक में आएगा ख, और ख का मतलब है खाई। ख का क्या मतलब है? या तो क्या होगी यहाँ पे बड़ी बड़ी खाइयां होगी, आसपास खाई होगी, ठीक है, गहरी खुदी हुई खाई होगी। अब उसमें सुरक्षा की दृष्टि से या कभी आग लगा दी जाती थी, कभी पानी से भर दिया जाता था ताकि दुश्मन सेना जो है दुर्ग पर सीधा प्रवेश न कर सके। तो ये पारिक दुर्ग जो होते हैं उनके आसपास क्या होती है? खाई होती है, ठीक है। पारिद दुर्ग, पारिद में आया है ध, और ध और द का बहुत मेल होता है, यानी कि क्या होगी, आसपास एक दीवार होगी और इस दीवार को परकोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परकोटा। ये खाई अलग है, ठीक है ना। इस दीवार को परकोटा भी कहते हैं। दोहरे परकोटे भी मिले हैं, मिट्टी के परकोटे भी मिले हैं, यानी कि जैसे मिट्टी का परकोटा होता है, ठीक है, तो मिट्टी के परकोटे में क्या होता है? लोहागढ़ है जैसे, ठीक है, तो मिट्टी के परकोटे में क्या होता है कि बम का गोला फेंका और बम का गोला उस मिट्टी के परकोटे में फंस गया, अब उसकी बाती बुझ जाती है और वो गोला भी या फटने से बच जाता है और उसमें फट नहीं पाता है। तो ये भी फायदा होता है और एक तरह की सुरक्षा दीवार होती है। तो ये आ जाता है आपके किसमें? पारिद दुर्ग के अंदर। पारिध, ध से याद रखना, द, ठीक है ना। ये धानवन वाला ध अलग है, वो स्टार्ट में ही ध है, यानी कि दोरे, ठीक। फिर आता है सैन्य दुर्ग। एक मजबूत और कुशल सेना जिस दुर्ग के अंदर होती है सुरक्षा की दृष्टि से, वो सैन्य दुर्ग के अंदर आता है। और शुक्र नीति के अनुसार ये बेस्ट दुर्ग है, सैन्य दुर्ग। अब आप कहोगे कि गुरुजी हैंग दुर्गा में सेना तो वही सैन्य, ऐसा नहीं है कि जिसमें जो बता दिया वो इसी के अंदर आएगा। एक ही दुर्ग की 2-3 श्रेणियां भी होती थी, ठीक है। जैसे एक ही राजा 2-3 तरह की उपाधियां भी धारण करता था, अलग अलग राजाओं की सेम उपाधियां देखने को भी मिलती थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी बात काम करती है। और उसके बाद में आता है आपके सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग में क्या होता है? सहाय से ऐसे याद रखना कि सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, बहुत सारे विश्वसनीय आदमी वगैरह होते हैं। होता यही था कि सेना के साथ साथ ऐसे विश्वसनीय लोग होते थे राजा के साथ में, मंत्री कह दो चाहे या कुछ भी आप कह सकते हो, जो राजा को उचित सलाह सहायता वगैरह देते थे, वो आ जाता था आपके सहाय दुर्ग के अंदर। तो इस तरीके से ये 9 दुर्ग है, 9 प्रकार के दुर्ग है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सारे की सारी ये चीजें समझ में आई होगी और याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया कि ऐसे याद करना है इसको। हमें याद नहीं बहना तो आगे काली भी तैरे, इनु ज्यादा कोई याद कराने तरीको मने तो ध्यान है कौन, तो याद तो था नहीं करना है, ठीक। चलो आगे बढ़ा। चलिए देखो, राजस्थान के दुर्ग जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है,
हालांकि इस दुर्ग के अलावा जंतर मंतर भी शामिल है, लेकिन वो दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, वो तो वेधशाला है। और ये 5 वेधशाला है, ये बताई भी थी, पूरी पूरी ट्रिक के साथ बताई थी, ठीक है ना। याद है कि नहीं है डीजे बम वाली ट्रिक, तो पूरी बताई थी, याद होगी हालांकि मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि मुझे याद है तो आपको भी याद होने चाहिए। क्यों, मैंने भी देखो, मैं भी तो नियमित यदि आप हो तो नियमित मैं भी हूं, और नियमित यदि मैं हूं तो नियमित आप भी हो, तो फायदा नियमित रहने वालों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो इसकी है ट्रिक, ट्रिक से याद रखना है, ये चिक्कू गाजर आम और निकाल दे आपका काम, ये ट्रिक याद रखनी है, चिक्कू गाजर आम, ठीक है। ये चिक्कू गाजर आम याद रखोगे ना तो आपको ये दुर्ग जो 6 शामिल की है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, ये याद हो जाएगी। अब देखो ची आया, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान का दुर्ग पढ़ रहे हैं और उस दुर्ग को नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। ये है आपके चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव है ये चित्तौड़गढ़। गढ़ इसके बारे में कहा भी जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, यानी बाकी सब टावर टिंगर है इन्हें आगे, ओ गढ़ तो ओ ही है, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ आ गया इसके अंदर। फिर इसके देखो, इसका भाई भी कह सकते हो आप, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के जहां पे संकट आता था तो सीधे ही याद किया जाता था कुंभलगढ़ को। हालांकि ये कोई भाई वाली उपमा इसको नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कुंभलगढ़, ठीक है। उदय सिंह को देखो संकट आया तो भेजा कहां, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म, तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो है वो बहुत ही पास पास और हमेशा एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके आ जाएगा गागरोन, कौन सा, गागरोन दुर्ग। ये ज से आ जाएगा आपके जैसलमेर, जैसलमेर के किले का नाम वैसे सोनारगढ़ है, और सोनार किला पिक्चर भी बनी है, इस पे मूवी भी बनी हुई है, और हाल ही में मैं विजिट करके आया हूं तो आपको फोटो भी बताऊंगा बढ़िया तरीके से। तो ये आ गया। इसके बाद में आ जाएगा आपके रणथंभौर, रणथंभौर, और यहां से आम से आ जाएगा आमेर। ध्यान देने लायक एक बात है साथियों कि इसमें जयगढ़ नहीं है, ये जय का मतलब जयगढ़ नहीं है, आमेर है, ठीक है ना, आमेर तो है इसके अंदर, ये ध्यान देने लायक बात है। कई जने जैसे जयगढ़ को मान लेंगे क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण किला है, लेकिन वो इस सूची में शामिल नहीं है। तो यदि यहाँ पे नंबर लगा दिया जाए, मैं नंबर लगा देता हूं, तो अपन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये 6 दुर्ग जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। चलिए आगे अब लेते हैं अपन एक एक दुर्ग। सबसे पहला दुर्ग है अपना चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है ये। देखो सबसे पहली बात आती है कि इसका निर्माण मौर्यों द्वारा करवाया गया। मौर्य में कौन, चित्रांग मौर्य। हालांकि अलग अलग चित्रांग मौर्य ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देते हैं, आप इतना ध्यान रख लेना, चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया है, और मान मोरी से बप्पा रावल ने इसको जीता था, ठीक है। मान मोरी से बप्पा रावल ने जीता था। जो चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया, आकार इसका व्हेल मछली के समान है। अब देखो कैसे याद रखोगे कि इसका आकार व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली कितनी बड़ी है, ध्यान है ना, कितनी बड़ी है व्हेल मछली, बहुत बड़ी होती है, विशालकाय। तो ये भी तो विशालकाय है, तो इसका मतलब ये देखो बड़ा दुर्ग है, बहुत आवासीय, 50,000 लोग अंदर रह सकते थे, तो बहुत बड़ा दुर्ग था। तो व्हेल मछली के समान इसका आकार है। उपनाम देखो, सभी दुर्गों का सिरमौर याद रह जाएगा आराम से। चित्रांग मौर्य ने बनाया इसलिए इसका नाम चित्रकूट दुर्ग भी है, ठीक है। चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अब चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दक्षिण में है, नक्शा आपने देखा होगा। हालांकि मैं समय मिलेगा जब भारत का नक्शा और राजस्थान का नक्शा, स्पेशली नक्शे पर एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर आपको एक एक चीज बताएंगे, और उनमें वहां जहां जो खासियत होगी वो भी चीज साथ साथ में बताता रहूंगा कि यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ ये याद रखना है। एक क्लास मैं लूंगा ऐसी जिसके अंदर आपको पूरा, क्यों अपने पास में डिजिटल बोर्ड है तो नक्शे पे आपकी पकड़ करवाने की एक क्लास बीच में जब भी सेट होगी, मेरी इच्छा है लूंगा मैं, एक तो इसकी एक भारत की, और यदि सेट हुआ कभी तो विश्व के नक्शे की भी ले लेंगे। ताकि क्या है, देखो देखने को आप भी दे सकते हो नक्शा नेट से निकाल कर, लेकिन एक जो चीज यहाँ से समझी हुई होती है तो कम्युनिकेशन होता है, वहां जो स्पेशल चीज होती है आसपास की जानकारी वो भी मिल जाती है, तो वो ज्यादा स्थायी हो जाती है एकदम, ठीक है। तो कोशिश करेंगे वो करवाने की। तो राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव कहा जाता है,
गौरव सिंह घाणेराव कौन? राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ठीक है, और इसके बारे में लोकोक्ति है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, के गढ़ तो वही है, बाकी तो छोटा छोटा बापड़ा गढ़ैया है। एक गढ़ कहवे जी को तो वही है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, चलिए याद हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन स्लाइड्स बनाइए आपके लिए। आप जो ये फोटो देख पा रहे हो साथियों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अब देखो, जहां पे दुर्ग बड़ा होता है ना और आवासीय दुर्ग है, तो उसके अंदर रेजिडेंस के लिए है तो एक तो क्या चीज होगी, खेत होंगे। ठीक है, क्योंकि फसल अंदर ही उगाई जाएगी। दूसरी चीज ये होगी कि उसके अंदर पानी, दो चीजें यदि मिल गई, खाना और पानी, तो फिर इनको बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भले विदेशी आक्रांता को बाप भी आक्रमण करे, दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पावे। सिर्फ और सिर्फ दुर्ग जीते गए हैं। तो राजस्थान और भारत में जहां जहां भी दुर्ग जीते गए हैं और राजपूत शासक या कोई भी शासक हारे हैं, तो गद्दारों के कारण हारे हैं, क्योंकि इनकी स्थापत्य कला इतनी शानदार थी कि विदेशी आक्रांता भेद नहीं पाते थे। लेकिन इसीलिए देखो, कहीं बिक्का दैया हुआ, कहीं क्या हुआ, सब जहां देखोगे तो वहां पे सारे के सारे गद्दारों के कारण ही हारना पड़ा है। रणमल रतिपाला कह दो, चाहे बिक्का दैया कह दो, बहुत सारे गद्दार है। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, देखो पानी का स्रोत भी है, पीछे विजय स्तंभ दिख रहा है, बहुत सारे मंदिर इसके अंदर बने हुए हैं, बहुत विशाल परकोटा है इसका। और ये दुर्ग 50,000 की कैपेसिटी अंदर रह सकती थी। जब भी आक्रमण होता, दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। दरवाजे भी बहुत पोल होती थी अलग अलग। ठीक है, वो बंद कर दिए जाते, एक पोल खोल दे तो दूजे माते, दूजा तो तीजे माता, इस तरीके से सुरक्षा होती थी पूरी। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बनाए जाते थे। चलिए इसको पढ़ते हैं व्यवस्थित। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये गंभीरी और बेडच नदियों के पास बना हुआ है। नदियां बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई दी, तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। गंभीरी और बेडच के किनारे है, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब है कि आवासीय दुर्ग है। ठीक है, और ये तो सबसे बड़ा है, लेकिन दूसरा कौन सा है, दूसरा भी इसके साथ याद रखें। दूसरा लिविंग फोर्ट है आपके जैसलमेर, जहां 2.5 साके हुए। दूसरा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर। इसमें चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए साथियों, 3 साके हुए। अब साकों से क्या मतलब है, चलिए मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा यहां पे समझा देता हूं। साका यानी कि केसरिया, केसरिया प्लस जौहर। जौहर केसरिया उस कंडीशन में किया जाता था जब अपने पास में जीतने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और राजा को स्वयं भी, यानी सेनापति, जो मुख्य सेनापति है, उसको स्वयं भी युद्ध में उतरना है, और उसके बाद में उसको क्लियर पता है कि सामने मेरे जो है यम खड़ा है, यानी कि मैं जीवित तो वापस नहीं लौटूंगा, या तो मैं जीत कर आऊंगा या फिर मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। तो लगभग वीर गति को प्राप्त होना तय होता था, तभी केसरिया किया जाता था। ठीक है, तो केसरिया करने का तात्पर्य ये होता था कि पुरुष केसरिया बांध कर जो है युद्ध भूमि में लड़ने चले जाते थे और अधिक से अधिक दुश्मन सेना को मारकर खुद मरना पसंद करते थे। और पीछे जो स्त्रियां होती थी वो अपने सतीत्व और सम्मान मान की रक्षा के लिए, और जौहर कुंड होता था, एक बहुत बड़ा कुंड होता था, उसके अंदर बहुत सारी लकड़ियां और उसमें अग्नि ज्वाला प्रज्वलित की जाती थी, और उसके बाद में जो है हजारों की संख्या में स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्मदाह कर देती थी। इसको कहा जाता था जौहर। न तो केसरिया करना आसान था और न जौहर करना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए था। ठीक है, और जो उस समय था, आजकल तो 20 किलो पीणो पिजावर राखनो पड़े ना, तो कट्टो उठाने में भी हाथ दुखे, और उस समय जो है 40-40, 80-80 किलो के भाले लेकर लड़ते थे लोग, 40-40 किलो की तलवारें लेकर लड़ते थे। और आजकल 20 किलो में डैम हो जावा, एडो कोई है कौन, हमें तो रियो कौन है, आदि हो गए मोबाइल के, और इसके आदि हो गए, सब डिजिटल हो गया, और बस चले ना तो डिजिटली ऑटो पिछा दे, यू भी कर दे। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, केसरिया और ये जौहर, ये दोनों जब मिल जाते थे तो ये क्या कहलाता था, साका कहलाता था। क्या कहलाता था आपके, साका कहलाता था। तो ये साका जो है साथियों, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए। सबसे पहला 1303 में राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। आपको पद्मिनी वाली स्टोरी पूरी सुनाई थी, तो ये वहां पे पहला साका ये होता है। क्यों, इतिहास में अपन पढ़ के आए हैं सारी चीजें, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1534-35। अब 34-35 क्यों लिखा है, कई जगह के सर 34 पढ़ा है हमने, कई जगह के सर 35 पढ़ा है। देखो किसी भी दुर्ग पर आक्रमण किया, किसी भी सेना ने आक्रमण किया, तो जैसे आक्रमण किया है, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में आक्रमण किया,
ठीक है, तो वो दुर्ग पर डायरेक्ट आक्रमण करते जीत गए ऐसा थोड़ी होता, घेरा डाल के रखना पड़ता है। दुर्ग मैंने बताया ना अभेद्य है, दरवाजे कोई खोल नहीं पाते थे, तो घेरा डाल के रखना पड़ा, इंतजार करना पड़ता, 6 7 8 महीने निकल जाते थे, तब जाके फिर बाद में ये कंडीशन आती थी केसरिया साके वगैरह की। तो आक्रमण तो उस साल किया, साका या अगले साल हुआ है, तो फिर पूरा सत्र काउंट होता है, इसको बोलते सत्र काउंट होता है। जैसे स्कूलों का कैसे काउंट होता है 2021-22 सारे सत्र ऐसे ही काउंट होते हैं ना, तो उस तरीके से ये काउंट होता है। इसलिए ध्यान रखना 34 में आक्रमण, 35 में साका हुआ। नेतृत्व किसने किया था? बाघ सिंह ने। केसरिया करने वालों का नेतृत्व बाघ सिंह ने किया था। और यहाँ पे जो है शासक विक्रमादित्य था, हालांकि कमजोर दुर्बल शासक था, इसे बूंदी भेज दिया था, ननियाल उदय सिंह को भी बूंदी भेज दिया था। रानी कर्मावती थी, उसके नेतृत्व में जौहर हुआ था, और गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और यहाँ पे ये साका दूसरा साका हुआ था चित्तौड़ का। ठीक है, तीसरा साका जो हुआ वो 1567-68 में हुआ। इस समय जो शासक यदि देखा जाए तो उदय सिंह था, लेकिन उदय सिंह को जंगलों में भेज दिया था। जयमल और फत्ता ने नेतृत्व किया था, बेहतरीन नेतृत्व किया, लेकिन फिर बाद में संग्राम नामक बंदूक से वो घायल हो गया, और प्राचीर दुर्ग की प्राचीर रिपेयर करते हुए, और ये सारी स्टोरी आती है। और उसके बाद में फिर अकबर जो है अंततः यहाँ पे जीत जाता है, और यहाँ पे जयमल और फत्ता केसरिया कर लेते हैं, फुल कवर के नेतृत्व में महिलाएं साका कर लेती है। और इस पर यहाँ पे अकबर पे एक अमिट कलंक लगता है। क्या लगता है? अमिट कलंक। कलंक ये लगता है कि इसने, बताते हैं कि यहाँ पर लगभग 40,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था। अकबर को इन मेवाड़ियों पर इतनी खुन्नस थी कि ये मेरे मतलब क्या जीना ही हराम कर देते हैं, न तो कंट्रोल में आते हैं और न अधीनता स्वीकार करते हैं। जितने ही बच्चे बूढ़े जो भी मिलते हैं उनका कत्लेआम करवा दिया जाए, मैं इनकी नस्ल को नाश कर देना चाहता हूं, ऐसा अकबर ने कहा, और वहां पे कत्लेआम करवा दिया। बताया जाता है कि इस कत्लेआम में खून की नदियां सी बही थी, और ऊपर से इतनी खून की नदियां बही थी कि ऊपर से एक भैंस का बच्चा होता है ना, पाडो कह जिन्हें, वो पाडा बहता हुआ एक पौल तक आया, और उसे पाडन पौल भी कहा जाता है, ऐसा बताते हैं किंवदंतियों। और इनके इतिहासकार भी बताते हैं, अपने इतिहासकार बताते हैं कि ये चीज इस तरीके से नरसंहार किया था। और अकबर के ऊपर ये एक अमिट कलंक है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता, भले कितने भी अच्छे काम किए हो, लेकिन ये एक अमिट कलंक यहाँ पे इसके ऊपर लगा हुआ था कि 40,000 लोगों का कत्लेआम करवाना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, और वो भी निर्दोष लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि ये साके हुए थे। ठीक है, अब देखो इसमें 7 प्रवेश द्वार है, जिसमें ये हालांकि क्रमशः दे रखे हैं मैंने। ठीक है, 7 प्रवेश द्वार यानी बड़ी बड़ी पौड़ होती थी, जिसको पोल कहते थे, बड़े प्रवेश द्वार होते थे। ठीक है, 7 प्रवेश द्वार है, जिसमें पाडन पौल, भैरव पौल, हनुमान पौल, गणेश पौल, जोडला पौल या जोडन पौल भी कहते हैं इसको, लक्ष्मण पौल और राम पौल। अधिकांश देखोगे तो भगवान के नाम पे, देखो राम, लक्ष्मण, हनुमान, भैरव, ये सब, और एक दो जो है ये जोडला पौल और ये थोड़ी अलग है, बाकी ये जो है भगवान के नाम पर है। तो थोड़ा सी इनको ध्यान देना कि ये पौल यहाँ पर है। अब देखो इन पौल में भी क्या महत्व है, प्रश्न कहां से बनता है? प्रश्न देखो, पाडन पौल पर बाघ सिंह की छतरी है, छतरी कह दो या स्मारक कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो बाघ सिंह का स्मारक है या बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है, कहां पे? पाडन पौल के ऊपर। भैरव और हनुमान पौल के बीच, देखो मैंने क्रमशः लिखाई है, तो भैरव पौल और हनुमान पौल, भैरव पौल और हनुमान पौल के बीच जो है वो जयमल और कल्लाजी राठौड़ की, चाचा भतीजा थे, जयमल और कल्लाजी राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। और इनको अपन ने पढ़ा भी था व्यवस्थित। क्या पढ़ा था? 2 सिर और 4 हाथ वाले देवता, जैसे कोई गाजर मूली की तरह कोई काट रहे हैं, पूरी सेना को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कि ये तो कोई मशीन ली आई है, 4 सिर और 4 हाथ और 2 सिर वाली, ऐसा सेना में भय पैदा हो गया था। तो इन दोनों की छतरियां जो है वो भैरव और हनुमान पौल के बीच में है। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अपन, फिर अब चलते हैं विजय स्तंभ की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जो देख पा रहे हो आप, वो विजय स्तंभ है, पूरा का पूरा 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां हैं, कुंभा द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब मैं देखो आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं जैसे कोई गाइड बता रहा हो ना, आपको कहीं ऐतिहासिक स्थल पर घूमने गए हो और फ्री फोकट का गाइड मिला है। ठीक है ना, कोई ज्यादा है लाग लपेट है कौन? हाँ है, सिंपल है, बाकी बताओ है पूरी जानकारी। देखो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप वहां पे घूमने जाते हो तो यहाँ से ये सीढ़ियां ऊपर जाती है, यहाँ से अंदर प्रवेश करना है। सीढ़ियों वाला फोटो लिया है स्पेशल, ठीक है, ताकि पता चले कि प्रवेश यहाँ से करना है। कई जनों को विजय स्तंभ का फोटो तो देखते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि अंदर भी जाया जाता है। ठीक है, अंदर जाया जाता है, 157 सीढ़ियां है। ठीक है, देखो 9 मंजिल है, 9 मंजिल में यदि गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये
9, पूरी पूरी 9 मंजिल है। एक आधार भी है इसका बना हुआ। ज्यादातर इस पे जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रवेश पर जो है विष्णु भगवान की मूर्ति है, इसलिए विष्णु ध्वजगढ़ कहते हैं। विजय स्तंभ, विक्ट्री टॉवर कहा जाता है। बहुत सारी जानकारियां खूब। और इस तरीके से यदि मैं पढ़ाता ना आपको, मेरे को मुख जवानी सारी चीजें याद है वैसे, यदि मैं इस तरीके से पढ़ाता आपको, शायद आज कैमरा ऑटो पर है, इसको मैनुअल कर देते हैं आपके ताकि ब्लर ना हो। हाँ, तो इसको मतलब है ना, यदि इस तरीके से पढ़ाता ना पूरा, तो आप, मैं तो खूब बता देता आपको जानकारी, लेकिन आपके पास नोट्स नहीं बनते, इसलिए अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलते हैं। कुछ एक विद्यार्थी, एक दो कभी कहे थे, कभी अब तो नहीं कहते, कभी कहे थे कि सर आप पूरा प्लेन बोर्ड पे लिखकर और ऐसे क्यों नहीं बता रहे, या ऐसे क्यों नहीं पढ़ा रहे आप, मतलब पहले से लिखा हुआ क्यों पढ़ाते हो। अरे भाई, डिजिटल बोर्ड को मतलब क्या है, यदि मैं पहले से लिख के ही पढ़ाऊं, आधे घंटे की क्लास में 1.5 घंटा खींचूं, तो फिर डिजिटल बोर्ड का मतलब ही क्या है। और कंपटीशन की क्लासें हैं यहाँ पे, ये नहीं है स्कूल की क्लासेस वगैरह उस तरह की नहीं है जो एक एक चीज, यहाँ पे तो आपको जानकारी जो है उसको समझनी है और उसको याद करनी है कि क्या। अब ये चाहे मैं लिख कर पढ़ाऊं या मैं खुद लिखूं इन्हीं चीज को वापस, यहाँ बात वही की वही है, ठीक है ना। अब वो लिखूंगा तो बस वो मेरा जो है क्लास से मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा यूट्यूब का, ये बात है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ेगा, यूट्यूब की क्लासेस का टाइम बढ़ेगा। यहाँ पे मैं ये दे रहा हूं तो यानी कि उससे रेवेन्यू से कोई मतलब है नहीं फिर, क्योंकि शॉर्ट में ये 2 घंटे की क्लास आधे घंटे 40 मिनट में आपको मिल रही है। तो आज ये चीजें हैं, देखो ये है। अब बात वापस आते हैं अपन मुद्दे पर, मुद्दे से भटक जाते हैं हालांकि थोड़े थोड़े में। यहाँ पे देखोगे तो देखो मूर्तियां भी दिखेगी, जैसे शेर की मूर्तियां हैं, बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये चीज इसमें ध्यान रखना। 9 मंजिला, मैं इसकी आपको प्रशस्ति भी बताऊंगा, खुदा हुआ लेख बताऊंगा, कीर्ति स्तंभ का भी बताऊंगा और विजय स्तंभ का भी बताऊंगा। हालांकि इस विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था, तो इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है कि उसकी कीर्ति के बखान के लिए। लेकिन एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ जैन धर्म से संबंधित अलग से है, वो मैं बताऊंगा अभी। एक बार इसको मिटा देता हूं, तो क्या आपको रहने दो ये गिनती, चलो रहने देते चलेगा। चलिए देखो, विजय स्तंभ जो है कुंभा द्वारा निर्माण करवाया गया। सबसे पहली बात, किसके द्वारा निर्मित है? कुंभा द्वारा निर्मित है। 1437 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, जो जाकर 1448 में पूरा हुआ। ये जितने चीजें बता रहा हूं एक एक याद होनी चाहिए, कान खोलकर सुन लो, कि ये यदि याद नहीं है ना तो कोई मतलब नहीं है। पचे बट रिंगरिया करूं और गांगरा करूं, कोई मतलब कौन, मैं याद करनी बहुत जरूरी है, एक एक चीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक। इसे हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर में भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो चीजें अजायब घर कहलाती है। तो ये है। इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रवेश द्वार पर विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है। विक्ट्री टॉवर विजय स्तंभ का ही अंग्रेजी ट्रांसलेट करोगे तो विक्ट्री टॉवर हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर 9 मंजिल 157 सीढ़ियां और 30 फीट का आधार स्तंभ है। आधार है, आधार ये देख पा रहे हो ना, ये आधार है पूरा इसका, ठीक है। तो ये है, तो 30 फीट का आधार है इसका। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है, और ये जो अल्लाह शब्द लिखा हुआ है ना साथियों, ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अरबी में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसके प्रमुख शिल्पी जो है वो जैता और जैता के पुत्र नापा पुंजा पोमा, ठीक है। जैता के पुत्र नापा पुंजा पोमा, ये सब इसके प्रमुख शिल्पी है। मैं अभी आपको जब प्रशस्ति बताऊंगा इसकी, वहां पे आप खुद देख लेना कि ये चीजें बिल्कुल सही है। एक एक चीज हकीकत हाची बताई है, कोई भी मनु बनाई कौन है, थारी सौगंध को देख लीजिए, मैं बार बताऊं, ठीक है। देखो, इसे सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, किसने की है? फर्ग्यूसन ने की है। रोम के टार्जन से इसकी तुलना की गई है, वहां के स्मारक से की गई है, ठीक है ना। यह राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस के लेटर देख लोगे कहीं भी उनके वर्दी पे, और ये सारी चीजें जहां भी देखोगे जहां पे उनके प्रतीक चिन्ह की बात आएगी, तो वहां पे आप विजय स्तंभ को जरूर पाओगे। तो ये वहां का प्रतीक चिन्ह भी है। उस समय इसको बनाने पर 90 लाख रुपए खर्च हुए। कितने? 90 लाख, 90 लाख रुपए खर्च हुए। बहुत कीमत खर्च हुई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया शानदार क्लास आपके है। देखो देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। इसका निर्माण बघेरवाल जैन शासक जीजा शाह ने करवाया है, ठीक है।
ये आदिनाथ को समर्पित है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे समर्पित है यह आदिनाथ को समर्पित है। ये 7 मंजिला है, वैसे प्रशस्ति के अनुसार 6 मंजिला है, लेकिन आधार और वो भी देखा जाए तो ये 7 मंजिला हो गई। इसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है, या फिर 24.5 मीटर आप कह सकते हो। 24.5 मीटर कह सकते हो। ये 24.5 मीटर क्यों कह रहा हूं मैं आपको, यहाँ प्रशस्ति बताऊंगा अभी। इसके जो शिल्पी है वो अत्रि, और अत्रि का पुत्र है महेश। ठीक है, इसने शुरू किया और इसने पूरा किया। ज्यादातर बाप बेटों ने मिलकर काम किया है ऐसे कई जगह। सूर्यमल मिश्रण, मुरारी दान, पृथ्वीराज रासोका, चंद्र बरदई, जलहण, इस तरीके से मिलके इन्होंने काफी सारे पूरा करने में पुत्रों ने भूमिका खूब निभाई है। इसमें बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया। किसके अंदर? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इस प्रशस्ति इसमें नहीं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया हुआ है, जो शिवाजी की भी आराध्य देवी रही है। और शिवाजी वैसे देखा जाए तो मेवाड़ के ही वंशज थे। आपको बताऊंगा, कभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब। नेपाल का वंश कुंभकर्ण गया, वो भी मेवाड़ के वंशज थे। यहाँ पे शिवाजी भी मेवाड़ के वंशज थे। तो शिवाजी की आराध्य देवी थी अपने तुलजा भवानी, उनका मंदिर यहाँ पे बनवीर ने बनवाया। बनवीर वही दासी पुत्र जिसने पन्ना धाय के पुत्र को मारा, उदय सिंह को मारना चाहता था। ठीक है, 27 देवरियों वाला 27 मंदिर है। 27 का मतलब ही 27 होता है, तो ये 27 देवरियों वाला 27 मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। उससे पहले थोड़ा सा अपन यहाँ प्रशस्ति पे यदि नजर डाले तो यहाँ पे दे रखा है, देखो, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित था। बगेरवाल संप्रदाय के जीजासा एवं ये पुण्य सिंह ने निर्माण करवाया। सम्मत भी दे रखा है, आप पढ़ लेना, मैं इसको शेयर करूंगा। उसके अंदर 24.5 मीटर, और इसको फीट में बदलोगे तो लगभग 75 फीट आ जाएगा आपके। और ये यहाँ पे आपको पूरी ये दे रखा है 6 मंजिला। मैंने बताया ना आपको कि 6 मंजिला, जो ये 6 मंजिला गिना जाएगा, लेकिन यदि आधार के साथ में देखेंगे तो 7 मंजिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर, ये पूरी मैं आपको अभी दूंगा। ये वहीं पे लगी हुई आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के वहीं पे लगा हुआ शिलालेख है। ठीक, इसको पढ़ना बेहतरीन तरीके से, हालांकि बड़ा करके अभी बताता हूं अगली स्लाइड पे आपको। देखो, इसमें समिदेश्वर मंदिर मोकल वाला बताया था, राजा भोज मोकल वाला, और फिर वो ये मंदिर पढ़ा था आपने। कालिका माता मंदिर, अब सीधा प्रश्न आ जाए, कालिका माता मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर पढ़ाया था, मीरा मंदिर पढ़ाया था, श्रृंगार चौरी पढ़ाया था। ठीक है, फतेह प्रकाश महल भी स्थित है। अब देखो, मोस्ट जहां जहां मंदिरों के नाम आएंगे सीधे आपको मंदिर याद आएंगे, और मंदिरों के फोटो भी बताए आपको, जहां जहां जरूरी थे वो सारी चीजें बताई है। तो यहाँ पे ये चीज आपके अब क्लियर हो गई है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब आप ये देख पा रहे हो, देखो, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों बताए हैं। कई विद्यार्थी, मोस्ट ऑफ विद्यार्थी इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि कीर्ति स्तंभ ही विजय स्तंभ है और विजय स्तंभ ही कीर्ति स्तंभ, एक ही है ऐसा मानते हैं। एक नहीं है, ये बताने के लिए ही इस फोटो को बताया है। और यही अपनी क्लास की खासियत है कि यहाँ पे चाहे क्लासेस निःशुल्क क्यों ना हो, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करता हूँ। कई सारी संस्थाएं जो है बुला रही है, बुलाना चाहती है, हर रोज नए प्रलोभन, लेकिन अपन है जो आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों के सहयोग से इसी पर बने हैं और इसी पर बने रहेंगे। अपनी क्लासेस इसी तरीके से चलेगी। और यहाँ तक कि अब तो प्रैक्टिस भी शुरू करवा दी है, टेस्ट सीरीज बेहतरीन तरीके से। मान लीजिए कोई प्रश्न क्लास में से छूट भी जाता है तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 100% मिल जाएगा। वो भी, उसके अंदर भी लागत मूल्य ही लिया है, कोई कमाने का पर्पज उसमें नहीं है। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न हमें मिले जो ना बुक में दिखे, कहीं ना क्लास में दिखे, तो वहां पे वो आए, वो कैसे पढ़े? वो ऐसा करो, उसमें उसको नोट करके रखो आप। वो प्रश्न ऐसे हैं जो, मान लीजिए एग्जामिनर बहुत स्तरीय प्रश्न उत्तर देता है, ठीक है, और कहीं भी जो प्रश्न 10% ऐसे होते हैं ना जो कहीं नहीं दिखते, उनको शामिल करने का भी प्रयास किया गया कि बाय द वे यदि प्रश्न कहीं से भी कैसे भी बनाए तो हमारे से जुड़े हुए जो विद्यार्थी है उन्हें लगना चाहिए कि वास्तव में सर ने हमें लागत मूल्य में जो चीज दी वो हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती और यहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो हमारी तरफ से हम मेहनत पूरी कर रहे हैं। बाकी अब विद्यार्थी कितनी करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, वो उनके ऊपर है। देखो साथियों, अब ये जो आप देख पा रहे हो बेहतरीन, बहुत क्लियर तरीके से ये दिख रही है विजय स्तंभ की पूरा शिलालेख आपको दिख रहा है। यहां लिखा है कि महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर विजय स्मृति में 37.19 मीटर ऊंचे, अब इसको आप फीट में बदल के भी याद रख सकते हो, यानी कि एक प्रश्न यहां से भी आ गया जो वहां मैंने नहीं बताया था। चलो मैं इस पर लिखूंगा नहीं क्योंकि दूसरा नीचे वाला छूट जाएगा। तो 37.19 मीटर ऊंचे इस भव्य स्तंभ का निर्माण
1448 में करवाया था। देखो 1448 में पूरा हो गया था, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो 1448 में करवाया था। विष्णु को समर्पित यह स्तंभ 9 मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल के सामने खुला हुआ छज्जा है। स्तंभ के ऊपरी तल तक जाने हेतु अंदर से सोपान बने हुए हैं। सबसे ऊपरी तल पर स्थित शिलालेखों में चित्तौड़ के शासक हम्मीर से राणा कुंभा तक की वंशावली उत्कीर्ण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीजें कई जगह बुक में लिखी नहीं मिलती है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे शासक हम्मीर से लगाकर राणा कुंभा तक की वंशावली है, क्योंकि कुंभा ने बनवाया तो कुंभा तक की होगी। शुरू कहां से हो रही है वो ध्यान रखना कि हम्मीर से शुरू होकर कुंभा तक की वंशावली उत्कीर्ण है। संपूर्ण स्तंभ वास्तुशिल्प से आच्छादित है, जिनमें देवी देवताओं, ऋतुओं, शस्त्रों एवं वाद्य यंत्रों के देवता उत्कीर्ण है। और देखो मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार जैत लिखा है ना, जैत यानी जैता ही है वो, ठीक है। जैत एवं इसके 3 पुत्रों नापा, पुंजा, पुमा, मैथान कियो। मैं एक एक चीज जो है वो सही बता रहा हूं आपको, विश्वास करो चाहे नहीं करो। देखो पत्थर माथे खुदी ओड़ी चीजें हैं। देखो बताया ना, जैता और उसके पुत्र नापा, पुंजा, पोमा ने ये निर्माण करवाया है। और इससे बड़ा यार आपको क्या बताया, कई जन मतलब कहते हैं कि सर ये क्या पता सही है कि नहीं है, मन में डाउट रहे कि कई जन सही है नहीं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ विद्यार्थी को लगे सही तो सही मानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैं भी इंसान हूं, मानव हूं, मेरे से भी गलतियां हो सकती है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये पत्थर गलत नहीं है, ठीक है ना। तो जैता और इसके 3 पुत्र नापा, पुंजा, पोमा जिंदगी में ही नहीं भूलोगे। आपको मैंने प्रशस्ति पर बता दिया है ना, जिंदगी में ही नहीं भूलोगे, चाहोगे भी कि हम भूल जाए तो भी नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये थोड़ी सी धुंधली है, इसका क्लियर फोटो मुझे नहीं मिला। और ये आपको जो वहां पे बताया है वैसे ही शायद आपको ये क्लियर दिख जाएगी, क्योंकि स्क्रीन पर मुझे भी क्लियर दिख रही है, तो ये आपको क्लियर दिख जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हो व्यवस्थित तरीके से। इसको बड़ा करके मैंने थोड़ा सा दे दिया है, वही वो आगे बताई थी वही चीज यहाँ पे भी है। अब आप ये जो फोटो देख पा रहे हो साथियों, इसमें से ये तो है आपके विजय स्तंभ, ठीक है, ये बड़ा करके बताया है वापस यहाँ, ये तो है आपका विजय स्तंभ, ठीक है। और ये है आपका कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है, देख लो अब यदि इसकी मंजिलें आधार के साथ में गिनी जाए 1 2 3 4 5 6 और ये ऊपर वाला 7 हो जाएगी। तो टोटल यदि नीचे से गिनी जाए तो 7 होगी और वैसे गिनी जाए तो 6 होती है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि क्या आता है। मैंने दोनों चीजें आपको बताई, 6 क्यों है वो भी बताई, 7 क्यों है वो भी बताई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी 75 फीट है ऊंचाई और इसकी यहाँ पे 37.19 मीटर। इसको कन्वर्ट करके देख लेना फीट में कितना आता है, वो फीट भी आप नोट करके रखना जैसे भी आता है। जैसे पर्वत पढ़ते हैं ना, माउंट आबू को पढ़ा अपन ने, तो माउंट आबू को मीटर में भी देखना और फीट में भी देखना, और प्रश्न में ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछा गया है, फीट पूछा है या मीटर पूछा है। कई जने आग मीच के 1722 करके आते हैं, ठीक है, उसको देखते ही नहीं है कि फीट में पूछा है कैसे पूछा है। तो ये जरूरी है ध्यान देना, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब जितना पढ़ा है ना उसमें से सवाल गलत ना हो, बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, बार बार रिवाइज करना, यानी जितना पढ़ा है उसको याद रखना जरूरी है, जितना पढ़ा है वो रिवाइज करते रहो। नया बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जो पढ़ा हुआ है उसमें से बहुत कम गलत होने चाहिए, ठीक है, ये मूल मंत्र रहता है। ठीक, चलिए साथियों, अब जो है ये क्लास अपनी यहीं पे आज चित्तौड़गढ़ के साथ यहीं पे अपन पूरी करेंगे, क्योंकि अब आगे जो है अपन दूसरे दुर्ग पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। और ये क्लास जो है मैं आज सुबह ही शूट कर रहा हूँ, रात को सेट नहीं हुआ, कल थोड़ा सा व्यस्तता थी। तो ये अभी जो है विद्यालय जाने का समय भी होने वाला है, इसलिए बार बार घड़ी आज देखनी पड़ रही है। तो इसलिए अब हालांकि पूरा टाइम पूरा दिया है क्लास के लिए अंदर, कहीं कोई कमी रखी नहीं है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर 10 मिनट बढ़ा दो, क्लास 15 मिनट बढ़ा दो, बढ़ा दी मैंने। पिछली क्लासेस जो पुराने बोर्ड वाली देखोगे उससे तो बढ़ा दी है क्लासेस, और काफी सारी मतलब चीज कवर हो रही है और बेहतर तरीके से हो रही है, और इससे बेहतरी नहीं हो सकती। अपन तो मतलब हर चीज के अंदर अपन चाहें कि बिल्कुल ही हमारे अनुकूल चीजें हो। कोई देखो मतलब खानो है ना तो चबानो खुद नहीं पड़े, कोई चबान थान देवा वालों है कौन। मतलब थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना सीखो। मतलब हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हमारा समय कैसे सेट होता है, किस तरीके से ये सारा मैनेज करना होता है, वो मकैन का जीव जाने, हमारा भी जीव जाना है, और कोई नहीं जान सके, ठीक। तो प्रयास आप लोगों के लिए ही है, थोड़ा सा कोऑपरेट और सहयोग करें। ये सारी चीजें देखो, अब इसमें न तो क्लासेस में कोई संशोधन किया जा सकता है, न टाइमिंग के अंदर होगा बदलाव, न समय कब देनी है न उसके अंदर होगा
न क्या है, क्योंकि ये सारा आप देखो जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा तो कोर्स सही समय पर पूरा हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से पूरा होगा। देख आप आज दिन तक किसी ने आपने देखा है क्या नंबर 1 से लगाकर 90 तक पूरी क्लासेस आपको ऐसे दी है क्रमबद्ध तरीके से, वो भी यूट्यूब पर नहीं दी ना, तो फिर मैं दे रहा हूं उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप नोट डाउन करो। न सिर्फ सेकंड ग्रेड में बल्कि फर्स्ट ग्रेड और रेट में भी क्लासेस काम में आएगी। कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, जो भी एग्जाम दे रहे हो सबके अंदर सभी रामबाण क्लासेस हैं। तो बेहतरीन नोट्स बन रहे हैं और समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। फालतू बात में दिमाग नहीं लगाओ, फालतू बात में दिमाग लगाओ, दिमाग बटे हाले, पढ़ाई में हाले ही कौन, और ये नुकसान करेगा। इसलिए पढ़ो, शांति से याद करो, बार बार रिवाइज करो और रिवाइज करते रहो और उसको अभ्यास करते रहो, यही है चीज, ठीक। और यही सफलता का मंत्र है। फालतू इधर उधर टाइम पास वगैरह दूसरे ये कर दो वो कर दो, इसमें सब ये चीजें समय व्यर्थ करने से मतलब नहीं है। बेहतर चल रही है और इसी से इसको ऐसे ही चलने दो, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।